प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आरोह भाग 1 का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, स्फीति में बारिश, जिसके लेखक कृष्णनाथ जी हैं। तो संक्षेप में हम लेखक कृष्णनाथ जी के विषय में जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1934 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किए और प्रमुख इनकी रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्फीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया है। इन्हें लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से हम लेखक के विषय में जान लिए। अब देखते हैं स्फीति में बारिश। जैसा कि पाठ का नाम ही है, स्फीति में बारिश श्री कृष्णनाथ जी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। स्फीति हिमाचल के पहाड़ों के मध्य स्थित है। हिमाचल के पहाड़ों के मध्य स्थित इस स्थान की अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताएं हैं। इसका भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं से ये भरा पड़ा है। इसे अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न करती है। यही विशेषता इनके अन्य पर्वतीय स्थलों से अलग कर देती है। लेखक कृष्णनाथ ने इस स्थान का ऐसा सजीव चित्रण किया है, इस स्फीति का सजीव चित्रण लेखक ने किया है कि पाठ पढ़ते समय हम स्वयं उसके साथ यात्रा करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम खुद यात्रा पर उनके साथ हैं। इसमें स्फीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल आदि का वर्णन किया गया है। वहाँ के निवासियों की दुर्गम स्थान पर रहते हुए भी जीवन शैली को बहुत ही करीब से चित्रित किया गया है। किस तरह से उनका उस दुर्गम स्थान में उनकी जीवन शैली कैसी है, किस प्रकार के वो जीवन यापन करते हैं, इन सारी चीज़ों को बड़े बाखूबी से लेखक ने बताया। तो हम पाठ को शुरू करते हैं। स्फीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल जिले की तहसील है। स्फीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल जिले की एक तहसील है। लाहुल स्फीति का यह योग भी आकस्मिक ही है। इसमें बहुत योगायोग नहीं है, बहुत योग से नहीं है, बल्कि ऐसी उसकी भौगोलिक दशा है, उसकी भौगोलिक है, जिस वजह से वो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण, इतना दुर्गम रास्ते हैं जाने के, कठिन मार्ग कि इतिहास में भी कम रहा है। इसलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा कम की है। इतिहास में बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि बहुत दुर्गम पहाड़ी है, वहाँ जाना असंभव सा ही है। अलंघ्य भूगोल, जिसे लांघा न जा सके, जिसे पार न किया जा सकता। भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अलंघ्य भूगोल है इसका, ऐसा इसका वातावरण है, ऐसी ऊंचाई है, ऐसे दुर्गम मार्ग है, इसका भूगोल ऐसा अलंघ्य है जहाँ इतिहास बड़ा कारक, इतिहास के लिए बहुत बड़ा कारण है। अगर हम इसको देखते हैं मैप में, तो आप इसको जूम करके देख, जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहुल स्फीति का वायरलेस सेट के जरिए है लाहुल स्फीति। अब वायरलेस इसको भी देख सकते हैं आगे। वायरलेस के द्वारा वहाँ के केलंग के जो राजा थे, केलंग के नरेश, वहाँ के जो केलंग के राजा के बीच खटकता रहता है। केलंग और काजा को वो भेजते हैं अपने कार्य को देखने के लिए, राजा केलंग के बादशाह। लेकिन मन में शंका बनी रहती है। खटकने से मतलब बीच में ये संदेह बना रहता है कि कहीं वो उस लाहुल स्फीति को हथिया न ले, हमसे छीन न ले, अपना साम्राज्य न स्थापित कर ले। इसलिए वो बार बार उनके मन में ये बात खटकती रहती है। तो यही इसमें बताएं लेखक, केलंग के राजा के बीच खटकता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। वो जो काजा का सूबेदार जिसको भेजते हैं वसूली कर लेने के लिए, देख रेख करने के लिए, वो जा करके उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मन में हमेशा उनके संदेह बना रहता है। उसको वायरलेस के थ्रू ही वो बात करके पता करते हैं, जानते हैं, देखते हैं। बगावत तो नहीं करने वाला है, मन में यह भी शंका बनी रहती है उस बादशाह के कि कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है, बगावत हमारे विरोध करके
इस क्षेत्र को हथिया तो नहीं लेगा, लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। लेकिन लाचार है, जाना संभव नहीं है। बसंत में भी, जब बसंत का मौसम जून से शुरू होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने तक ही यहाँ आना जाना संभव है। इसके बाद सोच भी नहीं सकता है कोई आने जाने वाला। बसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है। उस बसंत के महीने में भी, जो 4 महीने का जून से शुरू होकर के, उस दौरान भी 170 मील, 1 मील में 1.5 किलोमीटर लगभग होता है। तो 170 मील जाना उस शीत में, ठंडा में, बर्फ के क्षेत्र में असंभव सा ही है, कठिन ही है, दुर्गम मार्ग उसके। में शायद स्फीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। अनाम का मतलब जिसका कोई नाम न दिया जाए। जब ये साम्राज्य टूटे तो वह स्वतंत्र रही। ये साम्राज्य था उस समय का। जब टूटे, फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। इन मंडलों में वो विभाजित होता रहा है जब जब समय समय के अनुसार, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से। भी प्रायः स्वायत्त रही। जब भी ये टूटी या बड़ा एरिया में जब जुड़ी थी, उस दौरान भी ये स्वायत्त रही, स्वतंत्र रही। इस पर चूंकि कब्जा करना या वहां पहुंचना दुर्गम है, कठिन है, इसलिए आतताइयों से अधिकतर सुरक्षित ही रहती है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सृजी है। सृजी मैंने सृजन किया है। इसकी स्वायत्तता का, इसकी स्वतंत्रता का, ये गुलाम न हो, इसका भूगोल ने ही इसका ऐसा सृजन किया है। भौगोलिक रूप से ऐसा बनावट है उसका, जहां संभव नहीं है किसी आतताई का कब्जा कर लेना या पहुंच जाना। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है। इसका जो भौगोलिक बनावट है, परिस्थिति है, वही इसकी रक्षा करता है। भूगोल ही इसका संहार भी करता है, लेकिन भूगोल के द्वारा संहार भी होता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था। हरकारा मतलब डाक सेवा, चिट्ठी पत्री ले जाने वाला, सूचना संदेश वाहक कह सकते हैं। तो उसके आते जाते समय वह अल्प बसंत बीत जाता था। जो ये 4 महीने का अल्प बसंत है, एक बार केवल पत्राचार करने में, आने जाने में वो बसंत ऋतु समाप्त हो जाता था, बीत जाता था। अब कोई जोरावर जैसा आता तो स्फीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। ये जोरावर सिंह का नाम एक आता है। जोरावर सिंह एक ऐसा राजा गुलाब सिंह का कारिंदा था, जो आगे हम बताएंगे इसको नेक्स्ट पेज में। डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस्कर डायनामाइट से विस्फोट करके मार्ग बनाने का प्रयास किया गया, कुछ करने का प्रयास किया गया, अटैक करने का प्रयास जब इस पर जब हुआ तो आंख बंद करके चगमा का तना पकड़कर, चगमा एक प्रकार का वृक्ष है जो उस लाहुल क्षेत्र में पाया जाता है, उसको पकड़कर एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए, पेड़ को, और एक दूसरे को पकड़ करके डर करके बैठ गए। किसी ने विरोध नहीं किया। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। वहां के लोग डर जाते हैं जब भी तरह का धमाका होता है। ये जोरावर सिंह मैंने बताया था इसके पहले के पेज में, ये जोरावर सिंह है। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्फीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। जोरावर सिंह जब आक्रमण किया तो स्फीति के लोग वहां से घर छोड़ करके फरार हो गए, भाग गए। तो आप लोग जोरावर सिंह के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो ये ऐसा महाराजा गुलाब सिंह के सेना नायक थे। जोरावर सिंह महाराज गुलाब सिंह के सेना नायक थे। लद्दाख, तिब्बत, बलिस्तान आदि क्षेत्रों के को इन्होंने जीता था अटैक करके। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ये जोरावर सिंह है। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्फीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्फीति को और वहां के बिहारों को लूटा। बिहार, बौद्ध बिहार, जो बौद्धों के रहने का और धार्मिक स्थल होता है, उस सबको इसने लूटा। यह अप्रतिकायद स्फीति की सुरक्षा की पद्धति है। अप्रतिकार करना, विरोध नहीं करना, भाग जाना, डर जाना ही उसकी सुरक्षा की पद्धति स्फीति के लिए हम मान सकते हैं। स्फीति की जनसंख्या लाहुल से कम है। लाहुल
जिले की ही तहसील है स्पीति, तो लाहौल से भी कम है स्पीति की जनसंख्या। 1991 की जनगणना के अनुसार 3231 रही वहाँ की जनसंख्या। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196। इसका क्षेत्रफल हालांकि बढ़ा है 1901 से 1971 साल में, फिर भी 70 साल में लगभग 70 साल में भी 3000 से 7000 के लगभग हुआ है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,115 वर्ग किलोमीटर है। इसका एरिया क्षेत्रफल 12,115 वर्ग किलोमीटर में ये स्पीति फैला हुआ है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, ये लाहौल जिले के साथ ही स्पीति उसके अंदर है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। अब ये 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 31,564 हो गई है। ये करंट है जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके बाद अभी 21 में होगी, तो करंट भी इसमें। इंपीरियल गजेटियर बोलते हैं, जो सरकार का राजपत्र होता है उसे हम गजेटियर बोलते हैं, सरकार का राजपत्र। तो इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। मील में, एक मील में हमने बताया था 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील, किलोमीटर नहीं वर्ग मील में 4 से कम है। एक वर्ग मील में भी 4 लोग से कम की जनसंख्या है इस क्षेत्र के हिसाब से। 1901 में यह प्रति वर्ग मील में 2 से भी कम थी। 1901 में प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। तो यहाँ जनसंख्या बहुत ही, जनसंख्या घनत्व कम है। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। भारत को जब ब्रिटिश चले गए तो जैसा था वैसा ही मिला, क्योंकि वहां जाना संभव नहीं था ब्रिटेन वासियों को, तो बहुत वहां कुछ लूट खसोट नहीं कर पाए, बहुत कुछ वहां के मैप को नहीं बिगाड़ पाए, नक्शे को नहीं बिगाड़ पाए। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह, ये गुलाब सिंह है कश्मीर के राजा, इनके जरिए मिला था। इनसे अंग्रेजों ने लिया था 1846 ईस्वी में, और उसके बाद अंग्रेजों के शासन तक अधीन अवश्य रहा, परंतु न रहा, था भी और नहीं भी था, केवल कागज में था। वहां जाकर के अंग्रेज कुछ कर नहीं पाते थे। अंग्रेज इसके जरिए पश्चिमी तिब्बत के उन क्षेत्रों में प्रवेश चाहते थे, ये इसलिए कि पश्चिम के तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे इसी मार्ग से। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। 1846 में ही ये सब ब्रिटिश अधीनता में आए। फिर भी यहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेजों, लाहौल स्पीति ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला, कुछ उसमें बिगाड़ नहीं पाए थे अंग्रेज, जैसा वैसा ही सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, सुपरिटेंडेंट के अधीन था पहले। फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिया गया। कांगड़ा जिला यहाँ पर आप देखना चाहें तो आप लोग जूम करके इसको देखेंगे, ये कांगड़ा जिला है, कांगड़ा, इस जिले में उसको शामिल किया गया था 1847 में। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। एक नोनो उस लद्दाख मंडल में जो राजाओं के एक कर्ता धर्ता मान सकते हैं, लेकिन उन नोनों को तिब्बतवासी स्पीति वाले एक राजा से कम नहीं समझते थे, राजा और भगवान की तरह समझते थे, क्योंकि वही सब कुछ करता धरता वहां का था। जो भी कर लेना था, ये जो भी राजा के आदेश का पालन कराना था, वो सब नोनो ही कराते थे। तो 1847 में ये यहाँ पर लाहौल स्पीति, ये भारत में भी कुल्लू के, और इसमें भी आप असिस्टेंट कमिश्नर, इस तरह से आप वहां जा सकते हैं। समर्थक से यह नोनो कार्य करता था। ब्रिटिश शासन में भी कुल्लू के असिस्टेंट, जो कुल्लू का असिस्टेंट कमिश्नर था, उसी के समर्थन से नोनो शासन करता था, उसी के दिशा निर्देश का पालन करता था। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, एक सेकेंड क्लास के मजिस्ट्रेट के बराबर उसका दर्जा था, लेकिन स्पीति के लोग उसे अपना राजा ही मानते थे।
लेकिन स्पीति के लोग और किसी को देखे नहीं थे असली मजिस्ट्रेट को, एक कमिश्नर को। तो वो तो इसे ही अपना सब कुछ मानते थे, राजा मानते थे। राजा नहीं तो दमयंती जी को रानी मानते थे। दमयंती जी का ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। 1973 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। इस लाहौल स्पीति को विशेष दर्जा 1873 में दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। ब्रिटिश और भारत के अन्य कानून यहाँ पर लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन का अधीन प्रशासन के अधिकार नैनो को दिए गए। जो भी प्रशासन का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार, वहाँ पर वो नैनो को ही दिया गया था। जो नैनो देख रेख करते थे, जो द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट थे, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना, छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों को देखना। फौजदारी मतलब मारपीट का जो मुकदमा है उसको फौजदारी का मुकदमा कहते हैं। तो फौजदारी का मुकदमा फैसला आज भी शामिल है। छोटे मोटे फौजदारी के मुकदमे, छोटे मोटे जो अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उसको वो देता था, तथा मालगुजारी वहाँ से कर के रूप में इकट्ठा करना, ये काम था नूनों का। ये कार्य नूनों करते थे। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। छोटे मोटे को तो खुद देख लेता था, लेकिन उससे बड़ा अगर होता था तो कमिश्नर के पास भेजा जाता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता था। कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू जो तहसील था उसमें मिलता था। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया। पंजाब राज्य के अंतर्गत, जो चंडीगढ़ पंजाब राजधानी कैपिटल है, तो उस पंजाब राज्य के अंतर्गत इसको मिला दिया गया था, जिसका केंद्र केलंग है। केलंग केंद्र के रूप में कार्य करता था उस समय। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना, 1966 में हिमाचल प्रदेश स्टेट के रूप में आया। ये चाइना, आप इधर देखिए, हिमाचल प्रदेश है, 1966 में बना। तो लाहौल स्पीति उसकी ऊपरी छोर का जिला हो गया। तो लाहौल स्पीति जो था ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊपर का हिस्सा वाला जिला है। ये आप देखिए यहाँ पर लाहौल स्पीति ये जिला है। वह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। भारत का जो सबसे दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम माने जहाँ जाया न जा सके, कठिन मार्ग से वाला क्षेत्र है ये। स्पीति 31.42 31.42 और 32.59 अक्षांश। तो यहाँ पर देखिए 32 या 33 इस अक्षांश, तो ये 32.5 से ऊपर इसके आसपास, और 77.26 ये 77 है .26, मतलब ये 77 के बाद ये 78 के बीच इस साइड में आएगा, यही लगभग पोर्शन आएगा ये होना। स्पीति पूरे देशांतर के बीच स्थित है। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। ऐसा लगता है जैसे कैद कर दिया हो, चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। मतलब इससे अधिक भी है और कुछ कम भी है। औसत ऊंचाई 18,000 फीट समुद्र तल से इसके पहाड़ों की ऊंचाई है, जो इसके लगभग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उसे पूरब में तिब्बत, पूरब में ईस्ट में तिब्बत से जोड़ता है। लाहौल दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए, पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत से जोड़ता है, अलग करता है, पश्चिम में लाहौल से, और दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करता है। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति एक नदी है, उसी नदी की घाटी है जिसके नाम पर स्पीति नाम पड़ा इसका। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 वर्ग की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। जो स्पीति नदी है, अगले पेज में हम स्पीति नदी को आपको दिखा रहे हैं, 16,000 फीट ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है और वहां से स्पीति में आती है। तब वहां से घूम करके तिब्बत से होते हुए स्पीति में वो नदी आती है। स्पीति, ये स्पीति नदी है। आप यहाँ पर देखिए, इसको जूम करके भी अगर देखना चाहें आप स्पीति नदी को थोड़ा सा देखिए। ये पहाड़ों से निकल करके नदी वहां जाती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में
अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में जाकर के मिलती है। ये बहते हुए सतलुज नदी में जाकर के मिल जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, कह रहा है कि मुझे इस नदी से प्रेम है, इतनी सुंदर और आकर्षक लगती है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। लेखक कह रहे हैं कि स्पीति, अगर हम वहाँ घूमने गए थे तो केवल इसी नदी को मैं पहचान रहा था, स्पीति नदी को। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, ऐसा भी उन्हें कोई बताया था कि वहाँ पारा की भी नदी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिनकी घाटी प्रसिद्ध है। पिनकी घाटी भी स्पीति के अलावा भाई से इसका किस्सा सुना है, उसके बारे में घाटी मान भाई जो वहाँ के थे उनसे उसके बारे में सुने थे। अत्यंत बीहड़, बीहड़ माने कठिन मार्ग, और वीरान है। ये इतना बीहड़ और कठिन मार्ग है यहाँ स्पीति के पहुँचने के जो रास्ते हैं। स्पीति की घाटी ही आबाद है, जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। यहाँ व्यंग करते हुए लिख रहे हैं कि आबाद है। कितना आबाद है आप देख लीजिए। प्रति वर्ग मील पर, एक मील में 1.5 किलोमीटर होता है, तो प्रति वर्ग मील में केवल 4 लोग ही वहाँ रहते हैं, तो आबाद होते हुए भी नहीं है। यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं, कह रहे हैं कि इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं। आश्चर्य इस बात का है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं इस दुर्गम स्थान पर, कैसे है। फसल भी कम होती है, एक बार ही फसल होता है जिसमें 2-3-4 तरह के अनाज ही उगाए जाते हैं। आगे सब क्लियर हो जाएगा कौन कौन अनाज उगाया जाता है। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा, कह रहे कि जब भी स्पीति के बारे में किसी से बात किए हैं, वहाँ के संकट के विषय में बताए हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में बताए हैं, तो लोगों ने तुरंत यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं, क्यों रहते हैं इस विषम परिस्थिति में। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए, 8 से 9 महीने तक दुनिया से अलग हो जाते हैं। तो अगर 8 महीने भी मान लीजिए तो बस 4 महीने ही कोई जा सकता है, आ सकता है, वही जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक। उसके बाद संभव नहीं है। सिर्फ एक फसल उगाते हैं उसी 4 महीने। लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सके, उस ठंडा से बचने के लिए कोई पेड़ पौधे भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं होता है वहाँ जिससे जला करके आप अपने शरीर को गर्म कर सकें। इस विषम परिस्थिति में भी लोग वहाँ, वृत्ति नहीं है फिर क्यों रहते हैं। वृत्ति मतलब रोजगार, धंधा, कोई वहाँ काम नहीं है, फिर भी क्यों रहते हैं लोग। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, या अपनी जन्मभूमि से मातृत्व है, ममता है, इस कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और नहीं जा सकते हैं। ये अपना अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कारण है वहाँ रहने का। जन्मभूमि से अधिक मातृत्व प्रेम है, या मजबूरी में रह रहे हैं कोई, क्योंकि यहाँ पर तो कोई वृत्ति भी नहीं है, कोई काम धंधा भी नहीं है, और या इसलिए रहते हैं कहीं जा नहीं सकते, कहाँ जाए, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है, या कोई और बात है और ये सब भी है साथ में, इन सब की वजह से रहते हैं। नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं, रह रहे हैं इसीलिए यहाँ रह रहे हैं, और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज को भले सिद्ध कर सकें, स्फीति में रहने वाले को नहीं सिद्ध कर सकते। कह रहे हैं कि तर्क से और चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन स्फीति में रहने वाले लोगों को हम तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्या, ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है। निर्वाण माने मोक्ष प्राप्ति, अतर्क है जिसको तर्क न दिया जा सके, तर्क से परे है जिसको तर्क किया ही न जा सके, तर्क करना संभव नहीं है, ऐसा है। नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। कह रहे उसे नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय वहाँ के पहाड़ से भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज्यादा ऊंचे, लाहुल जो जिला है उस लाहुल स्पीति से भी अधिक, स्पीति जो लाहुल की तहसील है वो ज्यादा ऊंचे और नंगे। नंगे से तात्पर्य है केवल बर्फ से ढका हुआ, कोई पेड़ पौधे नहीं उगा है, इसलिए उसे नंगे शब्द का प्रयोग किया है। और भव्य है। इसके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का अर्थनाद जमा हुआ है। शिव का अट्ठहास नहीं, हिम का अर्थनाद है। कह रहे हैं शिव का अट्ठहास मैंने खुल करके
ऊंची आवाज में हंसना नहीं है, बल्कि हिम का आर्तनाद। आर्तनाद माने करुणा भरे रुदन, आर्तनाद जमा हुआ है, करुणा भरे रुदन, दुख भरे रोने का। ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। कह रहे हैं कि ठिठुरन भी है, गलन भी है, व्यथा भी है। तो इस ठिठुरन भरी, गलन भरी व्यथा में क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अर्थनाद ही जमा हुआ है, पीड़ा भरी आवाज, अर्थनाद। शिव का अट्ठहास नहीं है, ठहाका मारकर हंसना नहीं है, गलन है, व्यथा है, केवल व्यथा है, दुख है, पीड़ा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। पहाड़ की जो ऊंचाई है उसके आंकड़े देकर के उसकी व्यथा को, पीड़ा को हम नहीं वर्णन कर सकते। फिर भी जो सुंदरता को इंच में नापने के अभ्यासी हैं, जो सुंदरता को बारीकी से नापने के आदी हैं, अभ्यासी माने आदी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? वो पहाड़ों को तो नहीं बख्श सकते। ऊंचाई है, पहाड़ है, सुंदर है, तो निश्चित रूप से उसमें सुंदरता का मापदंड अगर देखा जाए तो बहुत ही सूक्ष्मता से लिया जा सकता है। वे यह जान ले कि स्फीति मध्य हिमालय की घाटी है। मध्य हिमालय, हिमालय के लगभग बीच में, ऊंचाई के जो पिछला हिस्सा है, बीच का हिस्सा हम मान सकते हैं हिमालय की घाटी का। बाकी इधर कुल्लू मनाली घूमते हैं वो सब नहीं है। जिसे वे हिमालय जानते हैं, स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम, ये सब जो करते हैं लोग, कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय असली हिमालय का बीच का हिस्सा है, अभी और ऊपर हिमालय है जो लाहौल स्फीति है। लेकिन ये जो जिसको हिमालय मान करके लोग यहाँ छोले भटूरे, आइसक्रीम खाते हैं, प्रतियोगिता करते हैं, शिमला, मनाली, मैसूर, नैनीताल, श्रीनगर, ये हिमालय नहीं है। कह रहे हिमालय का तलुआ है, पैर का निचला हिस्सा, अर्थात हिमालय का क्या है? सबसे नीचे का पोर्शन है, हिस्सा है। शिवालिक या पीर पंचाल, ये शिवालिक का ये पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां, ये जो ब्लू कलर से दिखाई गई है, आप इसे देख लीजिए। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उनका नाम है। यह तलहटी है, ये नीचे का हिस्सा है हिमालय का। हिमालय का सब नीचे का ये पोर्शन है जहाँ जाकर के लोग खुशियां मनाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, इत्यादि करते हैं। रोहतांग जोत के मध्य पार के मध्य हिमालय है। रोहतांग जोत यह स्थान है, वहां के पार मध्य हिमालय है। उसी के ऊपर जाएंगे तब हिमालय का मध्य हिस्सा, बिचला हिस्सा है। इसमें ही लाहौल स्फीति की घाटियां हैं। उसी हिमालय के बिचले हिस्से में, बीच के हिस्से में, ऊंचाई के लगभग बीच में ये लाहौल स्फीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार, कनिंघम ने जो मापा था, नाप करके बताया था, उसकी ऊंचाई 10,535 फीट है। 10,535। स्फीति की 12,986 फीट। लाहौल का 10,535 फीट और स्फीति का 12,986, मतलब 13,000 के आसपास। औसत ऊंचाई लगभग 13,000 है, जो लाहौल से भी स्फीति की ऊंचाई अधिक है। इस तरह से फर्स्ट पार्ट संपन्न हुआ। दोनों पार्ट को करने में बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमने 2 पार्ट इसको कर दिया चैप्टर को। दूसरा पार्ट बहुत जल्द ही बना करके आप लोगों को दिया जाएगा। किसी भी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।